हेलो, गुड मॉर्निंग। सभी लोग लाइव और चैट पे आ जाओ। सभी लोग आ जाओ लाइव और चैट पर। आज का टॉपिक है जिला प्रशासन का महत्व। कल हम लोगों ने जो चीजें पढ़ा था कि जिला प्रशासन क्या है, लॉ एंड ऑर्डर की सूची का विषय है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो आज से हम लोग जिला प्रशासन का महत्व पढ़ना शुरू करते हैं। भारतीय प्रशासन में जिला प्रशासन का अपना एक अलग ही महत्वपूर्ण स्थान है। जिला का महत्व इतना है, किसी भी नीति की सफलता के लिए जितना महत्वपूर्ण निर्धारण है उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण उसका सफल क्रियान्वयन है। और क्रियान्वयन का कार्य जिले के स्तर पर किया जाता है। संघ सरकार पॉलिसी बनाता है, उसका क्रियान्वयन जिले स्तर पर होता है। राज्य पॉलिसी बनाता है तो उसका क्रियान्वयन भी जिले के स्तर पर होता है। इसका मतलब कि जिला सफल तो राज्य सफल, जिला असफल तो राज्य असफल। यानी राज्य की सफलता जिले की सफलता पर निर्भर करती है। इसके बावजूद भी कल हम लोगों ने पढ़ा था कि भारतीय संविधान में प्रत्यक्ष रूप में जिला शब्द का उपयोग कहीं नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में अप्रत्यक्ष रूप से जिला शब्द का उपयोग 2 बार किया गया है। एक 233 अनुच्छेद 233 में डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति के संदर्भ में जिला शब्द, और दूसरा अनुच्छेद 243 में जिला परिषद के संदर्भ में जिला और जिला नियोजन समिति के संदर्भ में जिला शब्द का उपयोग किया गया। बाकी प्रत्यक्ष रूप में कहीं नहीं किया गया। और ये जिला शब्द हम लोगों को मिला, ये कल हम लोगों ने पढ़ा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी व्यापार करते थे और उनके व्यापार का जो एक निश्चित भौगोलिक इकाई होता था या भौगोलिक क्षेत्र होता था, ज्योग्राफिकल एरिया, उसको उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कहना शुरू कर दिया। तब से हम लोगों को जिला शब्द मिल गया। कन्फर्म हुआ, तो हम लोगों को जिला शब्द आया। लेकिन भारतीय प्रशासन में इसका क्या इंपैक्ट है, क्या महत्व है, ये तो आपको कल की क्लास से ही लग गया होगा। भारतीय प्रशासन में इसका क्या महत्वपूर्ण स्थान है कि जिला वह यूनिट है जहां से नीतियों के निर्धारण का कार्य समाप्त होकर नीतियों के क्रियान्वयन के कार्य को संपन्न किया जाता है। और हम लोगों ने पढ़ा था कि क्रियान्वयन करने का नाम ही लोक प्रशासन है। इसलिए मैंने कल कहा था कि जिले में सरकार नहीं होगा, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट नहीं बोलेंगे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ही बोलेंगे, क्योंकि प्रशासन का कार्य क्रियान्वयन करना है और जिले के स्तर पर सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन होता है और क्रियान्वयन करने का नाम ही लोक प्रशासन है। इसलिए इसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ही बोलेंगे, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट नहीं बोलेंगे। दूसरी बात, कल मैंने एक बात और बोला कि राज्य सूची के अंतर्गत 62 विषय का मुख्यालय यदि लखनऊ है, जयपुर है, पटना है, भोपाल है, चंडीगढ़ है, तो उसका रीजनल ऑफिस आपके जिले में है। तो प्रत्येक विभाग का रीजनल ऑफिस जिले में होता है। तो जिले की जनता को राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले किसी भी विषय में कोई भी समस्या है, तो अपनी समस्या के समाधान करने के लिए वह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाती, जिला मुख्यालय जाता है। इसलिए कहते हैं, और इन सारी समस्याओं का समाधान डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, जिला प्रशासक करता है, कलेक्टर करता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कल भी जिले की जनता का माई बाप था कलेक्टर, आज भी जिले की जनता का माई बाप है कलेक्टर। आपके डिस्ट्रिक्ट में आपको किसी भी प्रकार की समस्या है, पानी की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, कानून व्यवस्था की समस्या है, सिंचाई की समस्या है, सहकारिता की समस्या है, एग्रीकल्चर के संदर्भ में समस्या है, पंचायतों से कोई समस्या है, नगरीय निकायों से कोई समस्या है, इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए एक ही फोरम बना हुआ है जिसका नाम है डिस्ट्रिक्ट, और इसका मुखिया कौन होगा? जिला कलेक्टर। इसका मतलब
किसी भी प्रकार की यदि आपको समस्या है तो कलेक्टर के कार्यालय को कलेक्ट्रेट या कचहरी कहते हैं, वहां जाकर के आप न्याय प्राप्त कर सकते हैं। तो जिले की जनता की हर समस्या का समाधान कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर जहां जो बोलते हो उस सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। इसे हम लोग कहते हैं कलेक्टर जिले की जनता के लिए माई बाप है। कलेक्टर ही जिले की जनता के लिए माई बाप है। दूसरी बात, राज्य सरकार अपनी नीतियों के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला प्रशासन पर निर्भर रहता है। जिला प्रशासन, तो जिला प्रशासन राज्य सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन भी करता है। क्रियान्वयन करने के बाद उसकी समीक्षा करता है और समीक्षा करने के बाद राज्य सरकार को वह फीडबैक देता है और उसी फीडबैक के आधार पर राज्य सरकार अपनी पॉलिसी को परिवर्तित कर सकता है, अपनी पॉलिसी में बदलाव ला सकता है। इसका मतलब राज्य सरकार के लिए यह फीडबैक के रूप में भी काम करता है और इसी के द्वारा दिए गए फीडबैक के आधार पर राज्य सरकार अपनी पॉलिसी का पुनर्निर्धारण करता है या रीपॉलिसी मेकिंग करता है। इसका मतलब फीडबैक का भी काम करता है। कल भी मैंने बोला था कि राज्य की सफलता जिला प्रशासन के सुचारू संचालन पर निर्भर करती है कि एक सक्षम एवं कुशल प्रशासन जहां राज्य सरकार को सफलता दिला सकता है, वहीं अकुशल एवं भ्रष्ट प्रशासन राज्य सरकार को असफलता दिला सकता है। तो कोई भी राज्य सफल या असफल डिपेंड करता है कि जिला प्रशासन सफल या असफल। अगर जिला प्रशासन सफल है तो राज्य सफल होगा और अगर जिला असफल है तो राज्य असफल हो जाता है। तो राज्य की सफलता और असफलता जिला प्रशासन की सफलता और असफलता पर निर्भर करती है। और जिले के दो आधार स्तंभ हैं, एक डीएम और दूसरा एसपी। इसलिए जैसे राज्य मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री में बदलाव आता, सरकारें बदलती है, सबसे पहले डीएम और एसपी के पद में बदलाव दिखाई देता है। डीएम और एसपी का ट्रांसफर होता है क्योंकि डीएम और एसपी राज्य सरकार का सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति होता है। सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाया जाता है, डीएम बनाया जाता है, क्योंकि राज्य सरकार का रिप्रेजेंटेटिव भी है। इसलिए आप लोग देखेंगे जैसे राज्य सरकार में बदलाव आता है, इस पॉलिटिकल पार्टी की सरकार से वो पॉलिटिकल पार्टी की सरकार आ गई, सरकारें बदलने से हमारे यहाँ डीएम और एसपी के पद में ही बदलाव दिखाई देता है, क्योंकि सबसे विश्वसनीय व्यक्ति होता है, सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति होता है राज्य सरकार का, क्योंकि इसके बिना राज्य सरकार सफल भी नहीं हो सकता है। इतना महत्वपूर्ण स्थान है हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, जिला प्रशासन का। लेकिन फिर मैं वहीं पर आ रहा हूं, इसके बावजूद भी भारतीय संविधान में जिला शब्द का उल्लेख कहीं नहीं किया गया है। इसका मतलब जिला शब्द संवैधानिक नहीं है, जिला प्रशासन संवैधानिक नहीं है। ध्यान रखना, इतना महत्वपूर्ण स्थान होते हुए भी इसका संविधान में प्रत्यक्ष रूप में जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, तो लिखा जाए, इसको समझ में आ रहा है? आशीष, नीतीश, सोनी, मनोज, विकास, सभी लोगों को समझ में आ रहा है? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आप सभी लोगों को, जो जो लोग भी ज्वाइन किए सभी लोग समझ में आ रहा होगा। चलिए लिखा जाए, लिखिएगा, लिखेगा जिला प्रशासन, जिला प्रशासन, जिला प्रशासन प्रशासन की एक मूलभूत इकाई है। प्रशासन की एक मूलभूत इकाई है जिसका अभिप्राय, जिसका अभिप्राय प्रशासनिक दृष्टिकोण के आधार पर, प्रशासनिक दृष्टिकोण के आधार पर विभाजित क्षेत्रीय इकाई के अंतर्गत, विभाजित क्षेत्रीय इकाई के अंतर्गत लोक गतिविधियों के, लोक गतिविधियों के समुचित प्रबंधन से है। लोक गतिविधियों के समुचित प्रबंधन से है, समुचित प्रबंधन से। आप लोग सभी लोग जानते होंगे
कि हमारे यहां 1765 में 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, आप लोग सभी लोग जानते होंगे। तो बक्सर के युद्ध के पश्चात 1765 से बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा प्रांतों से संबंधित दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास दीवानी संबंधी अधिकार आ गया। इसका मतलब भू राजस्व संबंधित जो मामले होंगे वो अब ईस्ट इंडिया कंपनी देखेगी। तो 14 मई 1772 को 14 मई 1772 को राजस्व वसूली के पर्यवेक्षक के रूप में कलेक्टर के पद का सृजन किया गया। 14 मई 1772 को राजस्व वसूली के पर्यवेक्षक के रूप में कलेक्टर के पद का सृजन किया गया। इसलिए आज भी कई राज्यों में इसे मुख्य समाहर्ता अधिकारी कहा जाता है, चीफ रेवेन्यू ऑफिसर, मुख्य समाहर्ता अधिकारी। और आज भी इसको कई राज्यों में कलेक्टर ही बोलते हैं, क्योंकि पद का सृजन का इतिहास देखें, राजस्व वसूली के पर्यवेक्षक के रूप में कलेक्टर के पद का सृजन किया गया। अब चूंकि राजस्व का वसूली करना है, तो राजस्व वसूली के सुचारू संचालन के लिए कलेक्टर के पद में लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित अधिकार भी दे दिया गया। तब से हम लोग कहते हैं कि कलेक्टर के पद में दो का अधिकार है। एक, राजस्व की वसूली करने का काम वही करेगा जिले में, और दूसरा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम कलेक्टर को दे दिया। और 1778 में 1778 में कलेक्टर के कार्यालय को कलेक्ट्रेट या कचहरी कहा जाता है, कलेक्ट्रेट का गठन किया गया। तब से हमारे यहाँ कलेक्टर का कार्यालय भी बन गया, कलेक्ट्रेट के रूप में जाना जाता है। ये जिला प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण मुखिया होता है। जिले का मुखिया है कलेक्टर, और जिले में राज्य सरकार का रिप्रेजेंटेटिव है कलेक्टर। इसलिए इसकी तुलना मैंने कल कहा था कि किसी भी पद से नहीं की जा सकती, और ना ही वैश्विक स्तर पर इसकी तुलना किसी भी देश के पदाधिकारी से की जा सकती है। ये यूनिक पद है, अद्वितीय पद है, अतुलनीय पद है। कल मैंने इसके बारे में बताया था। परगच्छे, जिला वही यूनिट है, जिला वही यूनिट है, जिला वही यूनिट है जहां से नीतियों के निर्धारण का कार्य समाप्त होकर, नीतियों के निर्धारण का कार्य समाप्त होकर नीतियों के क्रियान्वयन के कार्य को संपन्न किया जाता है। नीतियों के क्रियान्वयन के कार्य को संपन्न किया जाता है। नीतियों के क्रियान्वयन के कार्य को संपन्न किया जाता है। इसका मतलब संघ पॉलिसी बनाता है, राज्य पॉलिसी बनाता है, तो इसको इंप्लीमेंट करने का काम किसको दिया गया? जिले को दिया गया है। इसका मतलब जिले में क्रियान्वयन किया जाता है। जिला स्तर पर कंटिन्यू करेगा, जिला स्तर पर राज्य सरकार के राज्य सरकार के समस्त विभागों का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित होता है। क्षेत्रीय कार्यालय, रीजनल ऑफिस, क्षेत्रीय कार्यालय स्थित होता है, जिससे जिले की आम जनता, जिले की आम जनता अपने शिकायतों के निवारण के लिए
अपने शिकायतों के निवारण के लिए जिला मुख्यालय आती है, जिला मुख्यालय आती है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बोलते हैं, जिला मुख्यालय आती है। इस प्रकार कहा जा सकता है, इस प्रकार कहा जा सकता है कि जिला प्रशासन एवं जिला कलेक्टर, जिला कलेक्टर आज भी जिले की जनता के लिए, आज भी जिले की जनता के लिए माई बाप है, आज भी जिले की जनता के लिए माई बाप है। अंडरलाइन, माई बाप ही लिखिएगा, आज भी जिले की जनता के लिए माई बाप है। कहते रहे कि अरे आप ही मेरे माई बाप है। कोई समस्या जब आती है तो कहते हैं कि आप ही मेरे माई बाप है। तो आज भी जिले की जनता के लिए माई बाप कलेक्टर ही है, क्योंकि आपके जिले में, जिले के स्तर पर कोई भी समस्या हो आपको, उस सारी समस्याओं का निवारण, उन सारी शिकायतों का निवारण डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के कार्यालय कलेक्ट्रेट में मिलता है। इसे हम लोग कहते हैं कि आज भी जिले की जनता के लिए माई बाप है। कलेक्टर का पद कितना प्रभावशाली रहा होगा कि मान लीजिए कोई आपको डराता है, डांटता है, या तो कहते क्या तू कलेक्टर हो? आप बोलते क्या तुम कलेक्टर हो कि मैं तुमसे डरूं? कलेक्टर हो क्या? कई बार आप लोग देखे होंगे कि आपने स्वप्न में कभी एसपी नहीं बना, स्वप्न में कभी राज्यपाल नहीं बने, स्वप्न में कभी मुख्यमंत्री नहीं बनते, स्वप्न में कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते, स्वप्न में कभी राष्ट्रपति नहीं बनते। हर अभ्यर्थी के स्वप्नों का पद है कलेक्टर। हर अभ्यर्थी स्वप्न देखता है काश कलेक्टर हो जाए, काश कलेक्टर हो जाए। इसका मतलब है कि आम लोगों के बीच जो धारणा है कलेक्टर के प्रति, वो धारणा किसी अन्य पद के रूप में नहीं दिखाई देती। काश तुम कलेक्टर हो का, अपनी गांव की भाषा में बोलते का तुम कलेक्टर हो कि मैं आपसे डरूं। इसका मतलब है कि एसपी नहीं बोला आपने, राज्यपाल नहीं बोला, और इतने पदाधिकारी हैं बड़े से बड़े, आप बोले का कलेक्टर हो कि मैं तुमसे डरूं? कलेक्टर हो क्या? और यूपीएससी की परीक्षा में बहुत सारे पोस्ट हैं, लेकिन हर अभ्यर्थी के सपनों का पद कलेक्टर ही होता है। जिले की जनता का माई बाप कलेक्टर ही है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि इस पद का कितना महत्वपूर्ण स्थान। पैराग्राफ 6, राज्य सरकार अपनी समस्त नीतियों, राज्य सरकार अपनी समस्त नीतियों एवं कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन के लिए, अपनी समस्त नीतियों एवं कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन के लिए, सफल क्रियान्वयन के लिए जिला प्रशासन पर निर्भर होता है, जिला प्रशासन पर निर्भर होता है जिला प्रशासन पर निर्भर होता, पुलिस स्टॉप लगाए, जिला प्रशासन राज्य सरकार के लिए, राज्य सरकार के लिए फीडबैक का कार्य करती है, राज्य सरकार के लिए फीडबैक का कार्य करती है, जिसके तहत राज्य सरकार अपनी लोक नीतियों एवं कार्यक्रमों में, लोक नीतियों एवं कार्यक्रमों में बदलाव ला सकती है, बदलाव ला सकती है। कंटिन्यू करिए। किसी भी राज्य सरकार की सफलता, किसी भी राज्य सरकार की सफलता
जिला प्रशासन के सुचारू कार्य संचालन पर निर्भर करती है। जिला प्रशासन के सुचारू कार्य संचालन पर निर्भर करती है कि जहां एक कुशल एवं सक्षम प्रशासन राज्य सरकार को सफलता दिला सकता है, वहीं अकुशल एवं भ्रष्ट प्रशासन राज्य सरकार को असफलता दिला सकता है। यही कारण है कि जैसे ही राज्य सरकार में बदलाव दिखाई देता है, उस बदलाव का प्रभाव जिले के दो आधार स्तंभ डीएम एवं एसपी के पद पर दिखाई देता है। जिले के दो आधार स्तंभ डीएम एवं एसपी के पद पर दिखाई देता है। ठीक है, जैसे सरकारें बदलती हैं, इन पदों पर आपको बदलाव दिखाई देता है। तो ध्यान रखना है, ये महत्वपूर्ण स्थान है जिले का। लेकिन आज जो महत्वपूर्ण स्थान कभी था कलेक्टर का, जिले की जनता के लिए माई बाप था, आम जनता के लिए एक रॉयल पोस्ट था, हर अभ्यर्थी के सपनों का पद था। लेकिन आज कलेक्टर की भूमिका में कहीं न कहीं बदलाव तो अवश्य दिखाई देता है। इसका मतलब जो कलेक्टर का पद कल आम जनता के लिए शाही था, वो कलेक्टर का पद आज आम जनता के लिए शाही नहीं रह गया। इसका मतलब कहीं न कहीं आजादी के बाद कलेक्टर की भूमिका में बदलाव अवश्य दिखाई दिया है। इस कारण हम लोग कहने लगे कि आज कलेक्टर का पद जिले की आम जनता के लिए शाही सरकार नहीं रह गया। इसका मतलब कहीं न कहीं कुछ बदलाव तो जरूर आया है। जिन कारणों से आम जनता के लिए हम लोग शाही सरकार शब्द का उपयोग अब नहीं करते हैं। आप लोग कभी भी इन प्रेजेंट टाइम, कल कलेक्टर की गाड़ी में जिलाधीश लिखा होता था, आज कभी आप लोगों ने कलेक्टर की गाड़ी में जिलाधीश शब्द नहीं देखा होगा। जिलाधिकारी देखा होगा, कलेक्टर देखा होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देखा होगा। ये शब्द तो आप उसके गाड़ी में देखे होंगे, सामने लिखा रहता है।
लेकिन जिलाधीश शब्द अब नहीं लिखा रहता है, लेकिन कल उसके गाड़ी में जिलाधीश शब्द ही लिखा रहता था। कहीं ना कहीं बदलाव तो अवश्य आया है। अब अगर आपसे यूपीएससी इस पर प्रश्न पूछता है, पूछना तो है ही है, तो आपने महत्व अगर केवल दे दिया, ये आपके आंसर का एक पहलू तो अच्छा है, लेकिन इसको हम लोग कंप्लीट आंसर के रूप में नहीं देख सकते जब तक इसका दूसरा पक्ष न देखा जाए कि आज कलेक्टर का पद आम जनता के लिए सही क्यों नहीं है। कुछ कारण तो जरूर होगा, कुछ कारण जरूर होगा, इसलिए आप लोगों के सिलेबस में जोड़ा है स्वतंत्रता के बाद जिलाधिकारी की भूमिका में बदलाव, या स्वतंत्रता के बाद जिलाधिकारी की परिवर्तनशील भूमिका। ऐसा आप लोगों के सिलेबस में एक शब्द लिखा होगा। इसका मतलब आजादी के बाद जिलाधिकारी की भूमिका में बदलाव तो आया है। जिन कारणों से आप लोग ये कहते हैं, हम लोग ये कहना शुरू कर दिए कि आज कलेक्टर का पद आम जनता के लिए सही नहीं रह गया। तो दूसरा हेडिंग है जिलाधिकारी की परिवर्तनशील भूमिका। जिलाधिकारी की परिवर्तनशील भूमिका। परिवर्तनशील भूमिका आजादी के बाद ही बदलाव आया है। आजादी से पहले कलेक्टर आम जनता के लिए शाही था। आजादी के बाद जिलाधिकारी की भूमिका में बदलाव आया है, यानी आम जनता के लिए शाही नहीं रह गया। तो अगर हम एक सब हेडिंग बना ले, बहुत सुंदर हेडिंग है कि आज कलेक्टर का पद आम जनता के लिए शाही सरकार नहीं रह गया। अगर एक सब हेडिंग बना ले, आज कलेक्टर का पद आम जनता के लिए शाही सरकार नहीं है। आज कलेक्टर का पद आम जनता के लिए शाही सरकार नहीं है। कल एक रॉयल पोस्ट था, आज इसमें उतना चार ग्लैमर नहीं है जो आजादी के पहले इस पद में ग्लैमर था। इसका मतलब आजादी के बाद कुछ तो बदलाव जरूर आया होगा। तो क्या क्या बदलाव आया आजादी के बाद, इसको भी थोड़ा देखा जाए। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जिसे आज आप लोग आईएएस कहते हैं, इसका पुराना नाम इंडियन सिविल सर्विस था। आईएएस का पुराना नाम इंडियन सिविल सर्विस था। अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा राज्यों के मुख्यमंत्रियों का एक मीटिंग दिल्ली में बुलाया गया और उसमें निर्णय लिया गया कि इंडियन सिविल सर्विस का नाम बदलकर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कर दिया जाए।
आपको लगता होगा, लोगों को यही लगता है, करे कल आईसीएस था, आज आईएएस है, केवल सी से ए ही तो बदला है। इंडियन सिविल सर्विस से इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो गया। कहने के लिए तो लगता है केवल सी से ए हो गया, कल सी था, आईसीएस था, आज आईएएस है। लेकिन आईसीएस से आईएएस में बदलाव के कारण कलेक्टर का पद आम जनता के लिए शाही नहीं रह गया। सामान्य तरीके से यही लगता है कि अरे एडमिनिस्ट्रेशन से सिविल सर्विस, सिविल से एडमिनिस्ट्रेशन में ही तो बदलाव आया है, केवल एक नाम बदला है कि भारतीय सिविल सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में मैंने बदल दिया। लेकिन ऐसा नहीं है। आईसीएस से आईएएस में बदलाव ही एक ऐसा कारण है, बदलाव भी एक ऐसा कारण है कि कलेक्टर का पद आम जनता के लिए शाही नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि आईसीएस की परीक्षा लंदन में होती थी। 1922 में पहला सेंटर भारत में इलाहाबाद बना और आईसीएस का 1928 में परीक्षा का दूसरा सेंटर भारत में दिल्ली बना। इसका मतलब परीक्षा लंदन में होती थी। तो आईसीएस की परीक्षा देने के लिए लंदन जाना पड़ता था, जबकि आज आईएएस की परीक्षा का देखिए तो आप लोगों को कई सेंटर दिखाई देते हैं। एक स्टेट में ही 2-3 सेंटर दिखाई देते हैं। उत्तर प्रदेश बड़ा स्टेट है तो और ज्यादा सेंटर दिखाई दे रहा होगा। और कल आईसीएस की परीक्षा देने के लिए लंदन जाना पड़ता था। तो पहला तो परीक्षा का सेंटर जो था वो लंदन था, और आज आईएएस की परीक्षा का सेंटर एक ही स्टेट के अंतर्गत 2-3 दिखाई देते हैं। और अगर अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ जाती तो और सेंटर बढ़ा दिए जाते। दूसरा, आईसीएस की परीक्षा का माध्यम इंग्लिश था, केवल इंग्लिश। और आज आईएएस की परीक्षा देने के लिए भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। उन किसी भी भाषा में आप परीक्षा दे सकते हैं। कल परीक्षा का माध्यम जो माध्यम था वो इंग्लिश था, और आज परीक्षा का माध्यम भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा में से किसी भी भाषा में आप परीक्षा दे सकते हैं। तीसरी बात, कल परीक्षा के लिए जो एज रखा गया था वो लॉर्ड लिटन के समय सबसे कम एज 19 वर्ष रखा गया था। बाकी सामान्यतः 21 से 23 था, फिर बाद 21, 19 वर्ष सबसे कम समय रखा लॉर्ड लिटन। और आज 21 से 32 वर्ष, फिर उसमें कैटेगरी भी है। अटेम्प्ट 6 है सामान्य के लिए, फिर कैटेगरी भी है। इसका मतलब कि कल परीक्षा के लिए जो एज था और आज जो परीक्षा की एज है, दोनों में अंतर है। चौथी बात, कल भी आईसीएस की परीक्षा देने के लिए आपकी जो शैक्षणिक योग्यता थी वो ग्रेजुएशन ही था, ग्रेजुएशन। लेकिन ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का डिग्री प्राप्त व्यक्ति ही आईसीएस की परीक्षा में बैठ सकता था।
ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का डिग्री प्राप्त व्यक्ति ही आईसीएस की परीक्षा में बैठने के लिए योग्य था। और आज तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के तहत कोई भी मान्यता प्राप्त कॉलेज या यूनिवर्सिटी का डिग्री प्राप्त व्यक्ति आईएएस की परीक्षा के बैठने के लिए योग्य है। कल ये योग्यता था, आज भी ग्रेजुएशन है, डिग्री आज भी है, कल भी डिग्री ही है, लेकिन दोनों की डिग्री में अंतर आपको स्पष्ट नजर आ रहा कि कल की डिग्री ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का डिग्री प्राप्त व्यक्ति आईसीएस की परीक्षा में बैठने के लिए योग्य था, और आज आपकी शैक्षणिक योग्यता आज भी ग्रेजुएशन ही है। रामास्वामी मुदालियर समिति की सिफारिश के आधार पर आपकी शैक्षणिक योग्यता मिनिमम ग्रेजुएशन ही है, लेकिन वो ग्रेजुएशन है तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के तहत किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय कॉलेज की डिग्री, आजकल तो हम लोग कहीं से भी डिग्री ले लेते हैं, आजकल तो डिग्री पैसे में मिलती है, फर्जी डिग्री ले लेता है। कल की डिग्री और आज की डिग्री में अंतर होगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट, आईसीएस के लिए सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में पोस्ट रिजर्व था कि आईसीएस का अधिकारी ही सेक्रेटरी बनेगा, जबकि आज आईएएस के लिए सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में पोस्ट रिजर्व नहीं है। उस डिपार्टमेंट का अधिकारी भी अपने डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी बन सकता है। कल आईसीएस अधिकारी डिस्ट्रिक्ट जज भी बनता था, क्या आज का आईएएस अधिकारी डिस्ट्रिक्ट जज बनता है क्या? ऐसा तो नहीं है। ध्यान रखिए कितना अंतर दिखाई दे रहा है। इसलिए भारत का पहला कॉन्वेंटेड आईसीएस सत्येंद्र नाथ ठाकुर, बहुत कम भारतीय आईसीएस होते थे, उसके पीछे कारण यह है। और आज देख लीजिए आईएएस, तो आईसीएस से आईएएस में बदलाव कहीं न कहीं आम जनता के लिए शाही सरकार को कमजोर कर दिया। कल आईसीएस अधिकारी, जब आईसीएस में आपका सिलेक्शन हो जाता था, वो पर्सन जब लंदन से चलता था, जब भारत में पहुंचता था, तो बंबई में गेटवे ऑफ इंडिया उसके लिए तोरण द्वार बनाया गया, लाल कालीन 21 तोपों की सलामी दी जाती थी। और आजकल आप लोग आईएएस बन के घर जाते हैं तो कोई रिसीव करने भी तोरण द्वार की तो बात छोड़, कल तोरण द्वार होते थे, गेटवे ऑफ इंडिया में उतरता था, कंफर्म। तो कल का आईसीएस और आज का आईएएस नाम में केवल सिविल और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, लेकिन वास्तविकता में बहुत अंतर आपको दिखाई दे रहा है। तो आईसीएस से आईएएस में बदलाव कहीं न कहीं शाही सरकार को कमजोर करता है। ये एक पॉइंट मैंने आपको बताया। सारी बातें समझ में आ रही होगी। सोनी, आशीष, मनोज, नीतीश, विकास और जो लोग भी कर रहे हैं, सभी लोगों को बात समझ में आ रहा ना? पहला पॉइंट सभी लोगों को समझ में आया, क्यों शाही सरकार नहीं रह गया। दूसरा पॉइंट थोड़ा देखा जाए। आजादी के पहले क्या भारत वेलफेयर स्टेट था? क्या आजादी के पहले भारत वेलफेयर स्टेट था? ये पहला पॉइंट है, ये हमने लिखा आईसीएस से आईएएस में बदलाव के कारण। दूसरा पॉइंट, क्या आजादी के पहले भारत वेलफेयर स्टेट था? 26 जनवरी 1950 को भारत को पुलिस राज्य से कल्याणकारी राज्य में कन्वर्ट कर दिया। इन शासन का स्वरूप पुलिस राज्य से कल्याणकारी राज्य हो गया। शासन का स्वरूप बदला है, तो शासन का स्वरूप
पुलिस राज्य से कल्याणकारी राज्य। कल्याणकारी राज्य होना। कल्याणकारी राज्य 26 जनवरी 1950 को भारत को पुलिस राज्य से कल्याणकारी राज्य में बदल दिया। भारत एक वेलफेयर स्टेट है जहां जन कल्याण से संबंधित कार्य होते हैं। ऐसे कार्य को विकास कार्य कहा जाता है। भारत एक वेलफेयर स्टेट है। इस बात की पुष्टि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में होती है। तो भारत एक वेलफेयर स्टेट है, इस बात का उल्लेख संविधान के प्रेम्बल और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में किया गया। इसका मतलब आजादी से पहले कलेक्टर का मुख्य उद्देश्य क्या था? सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या था? कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना, राजस्व की वसूली करना, यही सरकार का मुख्य उद्देश्य था। लैंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, रेवेन्यू कलेक्ट करना है, कानून व्यवस्था को बनाए रखना, राजस्व की वसूली करना सरकार का मुख्य उद्देश्य था। लेकिन आजादी के बाद सरकार का मुख्य उद्देश्य जन कल्याण हो गया, जहां की आपको शिक्षा पर बल देना है, स्वास्थ्य पर बल देना है, आवास पर बल देना है, सामाजिक सुरक्षा पर बल देना है, इरिगेशन पर बल देना है, एग्रीकल्चर पर बल देना है, ग्रामीण विकास पर बल देना है, शहरी विकास पर बल देना है। इस दिशा में सरकार को काम करना है। तो शासन का स्वरूप पुलिस राज्य से कल्याणकारी राज्य में होना, कलेक्टर का पद आम जनता के लिए शाही सरकार नहीं रह गया। क्योंकि कल कलेक्टर का मुख्य कार्य लॉ एंड ऑर्डर और राजस्व की वसूली करना था, रेवेन्यू कलेक्शन। आज कलेक्टर का मुख्य कार्य विकास, आज प्रशासन का मुख्य कार्य विकास है। आज आपको स्वास्थ्य पर बल देना है, एजुकेशन पर बल देना है, आवास पर बल देना है, ट्रांसपोर्टेशन पर बल देना है, बिजली पर बल देना, पानी पर बल देना है, इरिगेशन पर बल देना है, एग्रीकल्चर पर बल देना है, रूरल डेवलपमेंट पर बल देना है, सोशल सिक्योरिटी पर बल देना है आपको। दूसरी बात, कल हमारे यहां ब्रिटिश शासन काल में अगर सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ वेलफेयर का काम करती थी तो जनता उस पर आभार प्रकट करती थी। और आजादी के बाद हमने संसदीय प्रजातंत्र की शासन प्रणाली को अपनाया है। संसदीय प्रजातंत्र की शासन प्रणाली। अब प्रजातंत्र में प्रजा सर्वोपरि है। इसलिए अगर आज वेलफेयर का काम आप नहीं करेंगे तो जनता आप पर दबाव बनाकर काम करा सकती है। कल अगर कुछ भी वेलफेयर के कार्य होते थे तो जनता आभार प्रकट करती थी। और अगर आज वेलफेयर स्टेट है भारत, और अगर आज सरकार वेलफेयर से संबंधित कार्यों का संचालन नहीं करेगी तो जनता सरकार पर दबाव बना सकती है। कल आभार प्रकट करती थी और आज दबाव बना सकती है। इसका मतलब आम जनता के लिए कल जो शाही सरकार था कलेक्टर, वह आज आम जनता के लिए शाही सरकार नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि हमने प्रजातंत्र की शासन प्रणाली को अपनाया, संसदीय प्रजातंत्र की शासन प्रणाली को, विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली, डिसेंट्रलाइज किया हमने। सत्ता का संकेंद्रण नहीं किया, सत्ता का वितरण किया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने सत्ता को सेंट्रलाइज नहीं किया। कल सत्ता सेंट्रलाइज थी, सत्ता एक व्यक्ति में संकेंद्रित थी। सभी लोग जानते हैं जब सत्ता का संकेंद्रण एक व्यक्ति में होगा, उस व्यक्ति का ताकतवर होना और वही ताकत उसके लिए निरंकुशता का कारण बनेगी। लेकिन आजादी के बाद हम लोगों ने डिसेंट्रलाइजेशन की बात किया, विकेंद्रीकरण की बात किया। किसी एक अंग पर सत्ता का संकेंद्रण नहीं करेंगे, उसको चेक एंड बैलेंस करने के लिए अलग से व्यवस्था करना पड़ेगा।
आज कलेक्टर को चेक एंड बैलेंस करने के लिए बहुत सारी एजेंसी काम कर रहे हैं। कन्फर्म बात, इस सारी चीजें, इसका कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम जो हमने अपनाया, संसदीय प्रजातांत्रिक प्रणाली जो अपनाया, ये कहीं ना कहीं कलेक्टर के पद को, शाही सरकार को कमजोर करता है। क्योंकि प्रजातंत्र में, डेमोक्रेसी में लोग सर्वोपरि है और हम भारत के लोगों से बड़ा भारत में कोई नहीं है। कल जनता को अपना सेवक समझता था आईसीएस और अपने आप को जनता का स्वामी समझता था। आजादी के बाद भारत की जनता ही स्वामी है और आप एक सेवक हैं। जस्ट उल्टा, कल का आईसीएस अधिकारी अपने आप को जनता का स्वामी समझता था कि मैं स्वामी हूं, जनता मेरा सेवक है। आजादी के बाद हमने प्रजातंत्र को अपनाया और प्रजातंत्र में प्रजा सर्वोपरि होती है, जनता जनार्दन होता है, जनता का आदेश सर्वोपरि है। वो जनता को, जिसको आप कल तक सेवक समझता था आईसीएस, वो आईएएस आज क्या मानेगा कि मैं जनता का सेवक हूं, जनता मेरे लिए स्वामी है। इसलिए कलेक्टर का पद आम जनता के लिए शाही नहीं रह गया, उस स्वामी वाली परंपरा चली गई। कन्फर्म हुआ। नेक्स्ट बात, सभी लोग जानते हैं, थोड़ा इस चीज को समझना बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, समझना इसको। हमारे यहां आजादी से पहले कलेक्टर जो था, तीसरा पॉइंट, कलेक्टर आजादी से पहले कार्यकारी मजिस्ट्रेट और न्यायिक मजिस्ट्रेट कलेक्टर आजादी के पहले कार्यकारी मजिस्ट्रेट और न्यायिक मजिस्ट्रेट दोनों कार्य करता था। कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में वह कानून एवं व्यवस्था को देखता था, लॉ एंड ऑर्डर को देखता था, और न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में वो ट्रायल एवं फौजदारी का काम करता था। ट्रायल एवं फौजदारी का काम। आजादी से पहले कलेक्टर कार्यकारी मजिस्ट्रेट और न्यायिक मजिस्ट्रेट दोनों का कार्य करता था। जहां एक और कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में वह कानून एवं व्यवस्था को देखता था, कानून व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए कलेक्टर उत्तरदायी होगा, एसपी उसके सहयोगी के रूप में कार्य करेगा, और वही आईसीएस अधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में, वही जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में भी काम करता, न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में भी काम करता था, वही कार्य। तो ट्रायल एवं फौजदारी का भी काम करता था न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में। लेकिन आजादी के बाद, याद करो, जो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान, तो उसमें अनुच्छेद 50 है, जो अनुच्छेद 50 सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता, शक्ति का पृथकीकरण। 26 जनवरी 1950 को हमारे यहां अनुच्छेद 50 के तहत सेपरेशन ऑफ पावर आ गया, जिसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका को शक्तियों का पृथकीकरण किया गया। कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति का पृथकीकरण किया गया। तो कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में यह काम करेगा डीएम,
कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में अब डीएम काम करता है और न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में डिस्ट्रिक्ट जज कार्य करता है। 26 जनवरी 1950 को कलेक्टर के कार्य को डिवाइड कर दिया गया। जो कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में डीएम काम करता है और न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में डिस्ट्रिक्ट जज कार्य करता है। इसका मतलब कल का कलेक्टर बराबर आज का डीएम प्लस डिस्ट्रिक्ट जज। कल का कलेक्टर बराबर आज का डीएम प्लस डिस्ट्रिक्ट जज। अब सोचो, आज का डीएम और डिस्ट्रिक्ट जज मिल करके जो काम करते हैं वो कार्य कल अकेले कलेक्टर करता था। कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का भी काम करता था, वही कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट जज का भी काम करता था। इसका मतलब चूंकि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद हमारे यहां अनुच्छेद 50 में सेपरेशन ऑफ पावर आया, जो कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति का पृथकीकरण करता है। इसे शक्तियों को सेपरेट कर दिया गया, सेपरेशन ऑफ पावर आया। तो कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में जो काम कलेक्टर करता था, न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में जो काम कलेक्टर करता था एक ही पद में, उसको हमको सेपरेट करना है। तो कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में यह काम डीएम को दे दिया गया, जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम करता है, और न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में ट्रायल एवं फौजदारी का काम डिस्ट्रिक्ट जज को दे दिया गया। इसलिए आज का डीएम प्लस डिस्ट्रिक्ट जज बराबर कल का कलेक्टर। इससे कलेक्टर का पद आम जनता के लिए शाही तो नहीं बनेगा। इसलिए आज कलेक्टर का पद यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर आज का जो भी बोलो उतना प्रभावशाली नहीं है जितना आजादी के पहले का कलेक्टर था। जल्दी बोलो, ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? ये पॉइंट समझ में आया। और डीएम अपने इस कार्य के लिए चीफ सेक्रेटरी के प्रति उत्तरदायी होगा, तो डिस्ट्रिक्ट जज अपने इस कार्य के लिए हाई कोर्ट के प्रति उत्तरदायी होगा। ये पॉइंट समझ में आ गया बढ़िया से कि नहीं आया? आज का डीएम प्लस डिस्ट्रिक्ट जज बराबर कल का कलेक्टर समझ में आया। इसका मतलब सेपरेशन ऑफ पावर, कार्यपालिका और न्यायपालिका की बीच शक्ति का पृथकीकरण के कारण कलेक्टर का पद आम जनता के लिए शाही नहीं रह गया। ये पॉइंट बिल्कुल समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो, बिल्कुल समझ में आया? यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है ना? नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए। अगला पॉइंट इसको बना लिए हैं, इसको बना लिए हैं सभी लोग। हाँ बिल्कुल, सब डिफरेंस है, सब में डिफरेंस है, सभी में अंतर है। नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा देखा जाए। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि अगर जनता में अपने अधिकारों के प्रति चेतना बढ़ेगी तो सामने वाला पद कमजोर होना स्वाभाविक है। कल जनता में अपने अधिकारों के प्रति चेतना नहीं थी, अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता नहीं थी, इसलिए कल कलेक्टर का पद आम जनता के लिए शाही था। लेकिन आज लोगों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी है, राजनीतिक चेतना बढ़ी है। तो क्या जनता में राजनीतिक चेतना एवं अधिकारों के प्रति बढ़ती हुई जागरूकता ने कलेक्टर के पद को आम जनता के लिए शाही सरकार नहीं रह गया? कलेक्टर का पद आम जनता के लिए शाही। इसलिए अवेयरनेस आप में बढ़नी चाहिए, कॉन्शियसनेस बढ़ना चाहिए। जितनी जागरूकता आप में आएगी, जितना अवेयरनेस बढ़ेगा, उतना ही सामने वाला पद कमजोर होगा। तो आज तो सभी लोग, आप लोग जानते हैं कि लोगों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी है, राजनीतिक चेतना बढ़ी है। अगर ये चेतना और जागरूकता बढ़ेगी तो फिर कलेक्टर का पद आम जनता के लिए शाही तो नहीं रहेगा।
इसका मतलब कल कलेक्टर का पद आम जनता के लिए क्यों सही था? क्योंकि लोगों में राजनीतिक चेतना नहीं थी, लोगों में अधिकारों पर जागरूकता नहीं थी, और जब तक जागरूकता और चेतना नहीं आएगी तब तक सामने वाला पद मजबूत रहेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, जनता में राजनीतिक चेतना, जनता में राजनीतिक चेतना एवं अधिकारों के प्रति, जनता में राजनीतिक चेतना, जनता में राजनीतिक चेतना एवं अधिकारों के प्रति बढ़ती जागरूकता, बढ़ती जागरूकता के कारण आम लोगों के लिए कलेक्टर का पद शाही सरकार नहीं रह गया। नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा समझा जाए। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हमारे यहां ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923, सरकारी गोपनीयता अधिनियम 1923 की धारा 5 और 6 में कहा गया है कि सरकार की प्रत्येक कार्रवाई गोपनीय रखी जाएगी। सरकार की प्रत्येक कार्रवाई गोपनीय होगी, है ना? लेकिन 12 अक्टूबर 2005 से हमारे देश में सूचना का अधिकार आ गया। सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 आ गया, जिसमें सरकार की कार्रवाई गोपनीय नहीं होगी, सरकार की कार्रवाई में पारदर्शिता होगी। तो क्या सरकारी गोपनीयता अधिनियम 1923 के स्थान पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आ गया? इस कारण कलेक्टर का पद आम जनता के लिए शाही पद नहीं रह गया, कमजोर हो गया। जब तक मेरी चीजें गोपनीय है तब तक तो मैं मजबूत हूं, है ना? तब तक औरा बना हुआ है। और जैसे हमारी जो कार्रवाई बातें गोपनीयता से पारदर्शिता में आ जाएगी, ओपननेस में आ जाएगा, खुलापन आ जाएगा, तो औरा खत्म हो जाएगा। कल कलेक्टर का औरा क्यों बना हुआ था? क्योंकि कार्रवाई गोपनीय होती थी। आज वो कार्रवाई गोपनीय नहीं है, आज पारदर्शी है। तो सरकारी गोपनीयता अधिनियम 1923 के स्थान पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के कारण कहीं न कहीं कलेक्टर का पद लोगों के लिए शाही सरकार नहीं रह गया। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, भारतीय गोपनीयता अधिनियम 1923 के स्थान पर भारतीय गोपनीयता अधिनियम 1923 के स्थान पर 1923 के स्थान पर सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को लागू किया गया। 2005 को लागू किया गया, जिस कारण जिलाधिकारी की भूमिका में बदलाव दिखाई देता है। जिस कारण जिलाधिकारी की भूमिका में बदलाव दिखाई देता है। बदलाव दिखाई देता है। जिलाधिकारी की भूमिका में बदलाव दिखाई देता है। और थोड़ा समझेंगे, हमारे यहां 73rd और 74th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 बना,
73वां 74वां संविधान संशोधन अधिनियम जो बना, जिसके तहत पंचायतों को 29 विषय और नगरीय निकायों को 18 विषय दिए गए। जो पंचायत को 29 और नगरीय निकायों को 18 विषय दिए गए, ये हैं तो अंततः राज्य सूची का विषय, क्योंकि पंचायत और एक राज्य सूची का विषय है, नगरीय निकाय एक राज्य सूची का विषय है। तो ये अंततः हैं तो राज्य सूची के विषय, और राज्य सूची के विषय पर काम करने का अधिकार राज्य सरकार को है। और राज्य सरकार का रिप्रेजेंटेटिव जिले में डीएम काम करता है। लेकिन जब से पंचायत और नगरीय निकाय का गठन हो गया संविधान के तहत, तब से कलेक्टर का पद तो कमजोर हो गया ना। अगर पंचायत नहीं होती, नगरीय निकाय नहीं होता, तो जो पंचायत को 29 सब्जेक्ट दिए गए, नगरीय निकाय को 18 विषय दिए गए, उन विषयों पर काम करने का अधिकार जिले में राज्य सरकार के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में डीएम ही करता। इसका मतलब वो काम कौन करता? तो बोलो डीएम करता। लेकिन चूंकि अब पंचायत और नगरीय निकाय को दे दिया गया, वो कार्य डीएम से हट गया। तो क्या 73वां 74वां संविधान संशोधन के कारण कलेक्टर का पद आम जनता के लिए शाही नहीं रह गया? बिल्कुल नहीं रह गया। क्योंकि जो काम पंचायत कर रहा है, आज नगरीय निकाय कर रहा है, वो काम अगर पंचायत और नगरीय निकाय नहीं होता तो कलेक्टर करता, डीएम करता, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर करता। लेकिन आज वो पंचायत और नगरीय निकाय कर रहा है, और वो सारे के सारे सब्जेक्ट राज्य सूची के हैं। राज्य सूची के विषय पर काम करने का अधिकार राज्य सरकार को है। राज्य सरकार का रिप्रेजेंटेटिव कौन है? जिले में डीएम है। ये काम कौन करता? डीएम करता। लेकिन चूंकि अब पंचायत और नगरीय निकाय बना दिया, उनको इतने इतने विषय दे दिया गया, वो काम तो डीएम से हट ही गया ना। डीएम के स्थान पर वो काम पंचायत कर रहा है। इसका मतलब कार्य कम पड़ गया। अगर कार्य में कमी आएगी तो भूमिका में कमी आना स्वाभाविक है। इसलिए कलेक्टर का पद आम जनता के लिए स्थायी नहीं रह गया। एक पॉइंट ये भी आपको ध्यान रखना है। कंफर्म हुआ? तो ये कुछ ऐसे पहलू हैं जिससे लगता है कि ना, कल कलेक्टर का पद जो आम जनता के लिए शाही था, वो आज आम जनता के लिए शाही नहीं रह गया। तो जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे तो एक पहलू तो इसका महत्व लिखना है, तो दूसरा पहलू ये भी ध्यान रखना है कि आज कलेक्टर का पद आम जनता के लिए शाही नहीं रहे, कहीं ना कहीं उसकी भूमिका में कमी आया है। जब तक ये दोनों एस्पेक्ट्स, दोनों पहलू नहीं लिखेंगे, तब तक आपका आंसर कंप्लीट नहीं माना जाएगा। इसलिए आज का टॉपिक यहीं तक है, ठीक है ना, कि जिलाधिकारी का महत्व क्या है, लेकिन महत्व क्यों था वो बताया मैंने। लेकिन आज कलेक्टर का पद आम जनता के लिए शाही नहीं रह गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसकी भूमिका कमजोर हुई, इसकी महत्ता कमजोर हुई। उसके पीछे कारण क्या है? तो इन कारणों को अगर आप मेंशन कर देंगे परीक्षा में, तो मुझे लगता है कि आपको बढ़िया नंबर मिलने की गुंजाइश है। और ये सारे पहलू आपको इंटरव्यू में भी काम करेगा, ध्यान रखना है। आपको इंटरव्यू के लिए भी ध्यान रखना है इस यूनिट को। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है ना, जो कि आप लोगों को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ जीएस में भी, और जीएस में साथ साथ आपको इंटरव्यू के लिए बहुत मदद करेगा। इसलिए आप इसको बहुत इसका वेटेज दीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़िएगा, ठीक है ना। चलिए, आज का क्लास यहीं तक है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास हम फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।